तो सबसे पहले तो यहाँ पे आता है कि हमें पता होना चाहिए, पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए। अभी आपको प्री के लिए ये अंडरस्टूड है कि 3 चीज़ें हैं, एक तो है मैथ्स, एक है रीजनिंग और है इंग्लिश। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। और आपको पता है कि मैथ्स के आते हैं 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 और इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के क्वेश्चन 35 क्वेश्चन कम आते हैं और इन टोटल को मिला के होता है 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन का आपका एग्ज़ाम होता है ये प्री वाला। अब प्री का जो एक तो पहले हम बात कर लेते हैं लेवल की। तो लेवल ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है? इसका लेवल ऑफ एग्ज़ाम होता है मॉडरेट, लो टू मॉडरेट, या फिर हम बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट टाइप के होते हैं, इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं प्री में। ओके, तो लेवल इसका ये होता है, इजी होता है, इजी से मॉडरेट इनके बीच में होता है। अब इसके बाद टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। अभी हमें सिलेबस पता चल गया है, तो सबसे पहले तो आपको जान लेना है कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश इसमें इसके अंदर सिलेबस क्या क्या है। इसको सब कुछ जानने के बाद आपको लेवल पता चल गया। अब क्या है, आपका टाइम टेबल आता है। अब जो मैथ्स है, मैथ्स को आपको कम से कम कितने आवर्स देने चाहिए? तो अगर यहाँ पे मैं इस चीज़ को 2 टाइप्स में डिवाइड कर रही हूँ कि अगर आपका ये एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो आपको कितना टाइम देना है, और अगर आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ये नहीं है, इफ़ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, तो आपको कितना टाइम देना है। तो अगर मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और आपको सिर्फ प्रिपरेशन करनी है, आप मैथ्स कर लेते हो, तो आपको मैथ्स को बहुत ज़्यादा टाइम देने की नीड नहीं है। तो आई थिंक 2 आवर इनफ है मैथ्स के लिए। लेकिन अगर आपका मैथ्स क्या है, डिफ़िकल्ट है काफ़ी ज़्यादा, अगर आपको टफ़ लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए, 3 to 4 आवर आपको देने चाहिए। तो आई थिंक 3 आवर इनफ होता है किसी के लिए भी, क्योंकि 4 आवर फिर और भी सब्जेक्ट को कवर करना होता है, तो 3 आवर इज़ इनफ। ठीक है, तो अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो 2 आवर। 2 आवर में क्या होता है, आप प्रिपरेशन कर सकते हो, आप सॉल्विंग कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप पहले अपने जो फंडा है उनको क्लियर कीजिए और उसके बाद आप क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। उसके बाद है रीजनिंग। आई थिंक, मतलब मेरे हिसाब से जितना मैंने प्रैक्टिस की है, मेरे हिसाब से अगर रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या आपका रीजनिंग वीक पॉइंट है, ये मैटर नहीं करता है। रीजनिंग में आपको प्रिपरेशन करनी ही पड़ती है, तो 2 आवर्स आपको रीजनिंग को देने पड़ेंगे। 2 आवर्स आपको रीजनिंग को देने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी रीजनिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो 3 आवर्स आप रीजनिंग को ज़रूर दो। ओके, सो आई थिंक ये 2 आवर्स इनफ होता है रीजनिंग के लिए। तो आप 2 आवर्स रीजनिंग को दीजिए, 2 आवर्स आप मैथ्स को दीजिए। आफ्टर दिस आ जाता है हमारा इंग्लिश। अब मुझे जितना लगता है कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए। इंग्लिश में क्योंकि एडिटोरियल पार्ट आ जाता है, रीडिंग आ जाता है, क्विज़ सॉल्व करना आ जाता है, फिर ग्रामर आ जाता है। तो आई थिंक रीजनिंग को आपको 3 आवर्स देना चाहिए, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या वीक पॉइंट है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप 3 आवर दो, अगर आपका वीक पॉइंट है तो आप 4 आवर दो, क्योंकि इसमें एक तो आपका आ जाता है एडिटोरियल पार्ट, उसके बाद आपका ग्रामर आ जाता है। ओके, तो इसके बाद एडिटोरियल और ग्रामर इसमें आ जाता है। फिर ग्रामर में भी क्या होता है, इसमें आप कुछ भी क्विज़ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एडिटोरियल क्या है, एडिटोरियल अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर के लिए आपको एडिटोरियल में पहले वोकैब देखनी पड़ेगी, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, तो काफ़ी मतलब लेंदी हो जाता है। तो एडिटोरियल अगर आप एक भी एडिटोरियल ढंग से पढ़ते हो तो 1 आवर तो कहीं नहीं जाता है, 1 आवर तो उसमें लग ही जाता है। लेकिन आप अगर आपने काफ़ी टाइम से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अच्छे ढंग से पढ़ रहे हो, तो आप हाफ आवर में एक एडिटोरियल कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपको 1 आवर तो लगेगा ही किसी भी एडिटोरियल में। उसके बाद ग्रामर आ जाता है, ग्रामर के रूल्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, अब इंग्लिश का फंडा ये होता है कि अगर आप रीड कर रहे हो तो आपको इतना नहीं आएगा। इंग्लिश के लिए आपको कुछ वॉच भी करना पड़ता है, मतलब लिसनिंग भी करनी पड़ती है आपको। ओके, जैसे मैथ्स और रीजनिंग का है कि यहाँ पे आपको पहले फंडा जो भी हैं आपके क्लियर करने हैं। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग में क्या है, मैथ्स और रीजनिंग में है कि फर्स्ट यू हैव टू क्लियर योर बेसिक्स,
बेसिक्स क्लियर कीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन इसके साथ साथ इंग्लिश का थोड़ा डिफ़िकल्ट है और थोड़ा डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश में आपको क्या थोड़ा डिफरेंट होता है। इंग्लिश में क्या करना पड़ता है, आपको रीड भी करना पड़ता है, ओके, आपको राइट भी करना पड़ता है, आपको लिसन भी करना पड़ता है और आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो दीज आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। रीडिंग से आपका कॉम्प्रहेंसिव मतलब इन्हांस होता है, आपको कॉम्प्रहेंसिव का जो पार्ट है बहुत अच्छे ढंग से आ जाता है। राइटिंग से क्या होता है आपका, राइटिंग से आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते हैं। लिसनिंग से क्या होता है, ओके, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या आता है आपका, रीडिंग आता है, राइटिंग आता है, लिसनिंग आता है और प्रैक्टिस आता है, ठीक है। अब रीडिंग में क्या आता है, जो भी आपका एडिटोरियल पार्ट हो गया ये रीडिंग में आ गया। राइटिंग में क्या आ गया, ये जो भी आपके ग्रामर के रूल्स हो गए, अगर आपकी वोकैब हो गई, ये सब आपने, जैसे रीडिंग में आपका एडिटोरियल पार्ट आ गया, राइटिंग में आ गया आपका ग्रामर के रूल्स, ग्रामर के रूल्स आ गए आपके, और इसके साथ आपका आ गया राइटिंग में वोकैब आ गई आपकी, ओके। लिसनिंग में क्या है, आप कोई मूवी देख सकते हो इंग्लिश, कुछ भी इंग्लिश वॉच कर सकते हो, मतलब कोई भी सीरीज़ हो या कुछ भी हो। आजकल नेटफ्लिक्स में बहुत सारी सीरीज़ हैं जो आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिस मतलब क्विज़ की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो इंग्लिश का पार्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, इंग्लिश की प्रिपरेशन थोड़ी डिफरेंट होती है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आते हैं और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं, ओके। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको बेसिकली 8 to 10 आवर्स, इफ़ यू आर अ बिगिनर, ओके। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको प्री के लिए, ये मैं मेंस के लिए नहीं बता रही, प्री के लिए आपको 8 से 10, 8 to 10 आवर देने पड़ेंगे। अगर आप मतलब आपने प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको 6 आवर इनफ है, ठीक है। अगर आप प्री के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो 8 to 10 आवर आपको देने पड़ेंगे। अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप बिगिनर नहीं हो, आप प्रैक्टिस कर चुके हो, आपने 6 मंथ की कोचिंग ले लिया, प्रैक्टिस कर ली है, तो आपको 6 आवर देने पड़ेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल ये होना चाहिए कि आपको हर सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम देना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आपको क्या है, उसके आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए क्योंकि आपके उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, और जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है उसका आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं, तो इसलिए आपको उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए। सो गाइस, दिस इज़ माय वीडियो ऑन टॉपिक की टाइम टेबल क्या होना चाहिए प्री एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अभी SBI क्लर्क का प्री एग्ज़ाम आएगा तो उसमें भी आपको ये टाइम टेबल काफ़ी हेल्प करेगा। मतलब मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रही हूँ मे बी कि आपको हेल्प करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।